शुभम जी, इस तरह मुझे रूम में अकेले छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? साधना, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन ये कोई वक्त है क्या काम करने का? इस समय आपको कौन सा काम याद आ गया है, और वो भी आज की रात को, जबकि आज हमारी शादी की पहली रात है और आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर जा रहे हैं। साधना, काम जरूरी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम आराम करो, मैं आता हूँ काम निपटा कर। ये इस तरह अचानक से मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? वो भी इतनी रात को, इन्हें ऐसा कौन सा काम याद आ गया जो ये चले गए? नींद भी बहुत जोरों से आ रही है मुझे। सुबह के 6 बज गए हैं और शुभम अभी तक रूम में नहीं आए हैं। इसका मतलब इस रूम में मैं अकेली ही थी रात भर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिस रात का हर लड़की को इंतजार रहता है, वो रात इस तरह गुजरेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं इस घर में नहीं हूँ और किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकती हूँ। यदि मैंने किसी से कुछ पूछा तो मेरे ऊपर ही 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। हो सकता है इन्हें कोई जरूरी काम रहा होगा, इसलिए ये चले गए होंगे। मैं अभी बिन वजह ही उल्टा सीधा सोच रही हूँ। प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, बढ़िया नहा धोकर पूजा पाठ कर लो और जाकर कुछ अच्छा सा बना लो मीठे में। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ बहू, पूछ लेना पूछ लेना, थोड़ी धीरज से पूछ लेना, अभी तुम्हारे पास पूछने का समय नहीं है। देखो सारे मेहमान जाने को हो रहे हैं। एक काम करो, नहाकर पूजा पाठ कर लो और जाकर बढ़िया सी खीर बना लो। पहले भगवान जी को भोग लगा देना, फिर सारे मेहमानों को कटोरी में परोस देना, वरना मेहमान चले जाएंगे तो तुम्हारा पहली रसोई का मतलब ही नहीं निकलेगा। हाँ जी ठीक है मम्मी जी। मुझे पता है बहू, तुम किस बारे में बात करना चाह रही हो मुझसे। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो वो भी मुझसे 100 सवाल करती इस बारे में। लेकिन अफसोस की बात बहू कि हम तुम्हें इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारी मान सम्मान और इज्जत की बात है। इससे हमारे परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है। यदि हमने तुम्हें बता दिया तो हमारे बेटे की इज्जत गली गली में नीलाम हो जाएगी। बस किसी भी तरह तुम हमारे बेटे के साथ एडजस्ट करना सीख जाओ, सारे हालातों को समझना सीख जाओ, फिर हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हमारे परिवार के मान सम्मान और इज्जत बनी रहे, बस हम तो यही चाहते हैं। हमने मान सम्मान और इज्जत की खातिर ही अपने बेटे की शादी की है, वरना हमारा बेटा तो मान ही नहीं रहा था कि उसे शादी करना है। शुभम बेटा, ये कोई समय है क्या घर वापस आने का? मम्मी, इस बारे में आप मुझसे कुछ ना ही पूछो और ना ही बोलो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो आपने चक्रव्यूह रचा है ना, उससे मैं कैसे निकल पाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। आपने मेरी शादी करवाकर मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। मैंने कितनी बार आपको मना किया था कि मम्मी मेरी शादी मत करवाइए, लेकिन नहीं, आप तो बस अपने मान सम्मान और इज्जत के खातिर आपने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे बेटा, तुम्हें उसकी इतनी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस हमने तो दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारी शादी की है। तुम तो अच्छे से उसके साथ अपनी शादी निभाओ, हो गया। क्या खाक शादी निभाऊं मम्मी? आपको कुछ समझ भी है? शादी किन रिश्तों से निभती है? पति पत्नी के रिश्ते जब ठीक होते हैं तभी शादी ठीक से चलती है। पति पत्नी के रिश्ते ही खराब रहेंगे तो कहाँ से शादी चलेगी? सोचिए मम्मी, जिस दिन साधना को मेरी सच्चाई पता चलेगी उस दिन उसके दिल पर क्या बीतेगी। जब उसे ये बात पता चलेगी कि आपने मेरी शादी उससे धोखे से करवाई है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, सोचिए आप ही। हर लड़की के अरमान होते हैं, हर लड़की शादी के बाद अपना जीवन परिपूर्ण करना चाहती है, और मैं तो। शुभम बेटा, अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? जाओ, जाकर कपड़े बदलो। और हाँ, यदि बहू तुमसे कुछ पूछेगी तो उसे बता देना कि ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया था, उसे ही करने के लिए गया था मैं। और हाँ, उससे थोड़ी प्रेम से बात करना, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उससे दूर भाग रहे हो। दुनिया की नजरों में दिखाने के लिए हमने तुम्हारी शादी की है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि समाज के सामने तुम्हारी सच्चाई आए। माँ, आपने अपने स्वार्थ और समाज के चक्कर में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको थोड़ा बहुत अंदाजा भी नहीं है इस बात का। आप बस समाज के सामने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए किसी लड़की के साथ इस तरह खिलवाड़ कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपको भी कुछ सुनाना है क्या? आप भी सुना दीजिए। आपका बेटा तो हमें वैसे भी 4 बात सुनाकर चला गया है, कमी रह गई होगी तो आप भी सुना दीजिए। बहुत ही बेशरम किस्म की औरत हो तुम। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है ना कि तुमने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमने और हमारे बेटे ने तुमसे कितनी बार मना किया था कि ये शादी नहीं करना है, हमें नहीं करना है, लेकिन नहीं, तुम हो कि तुमने माना ही नहीं। उर्मिला, और उल्टा तुमने हम दोनों को ये बात की धमकी दी कि यदि इस शादी को हम लोग रोकेंगे तो तुम जान दे दोगी अपनी। आज नहीं तो कल हमारे बेटे की सच्चाई सारी समाज के सामने आएगी ही। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती हो? ऐसे तो आती या नहीं आती पता नहीं, लेकिन हाँ, अब तो जरूर आएगी। कब तक वो अपने आप को पत्नी से दूर रखेगा? तुम्हें पता है कि हमारा बेटा गे है, उसके बाद भी तुमने उसकी शादी करवाई है। देखो जी, हम तुमसे कह दे रहे हैं, आज के बाद ये शब्द अपने मुंह में लाना मत, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समाज के सामने और दुनिया के सामने हमारा बेटा एक नॉर्मल लड़का है और उसे नॉर्मल ही रहने दीजिए। उसकी सच्चाई किसी के सामने लाने की जरूरत नहीं है। हमें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखते हैं कब तक उसकी सच्चाई छुपी रहती है। जब तक छुपा सकती हो तो छुपा लो, किसी न किसी दिन उसकी सच्चाई सामने आएगी और उसके बाद कितनी बदनामी होगी ये सोच भी नहीं सकती हो तुम।
बदनामी? कैसी बदनामी होगी? अरे कोई लोगों के सामने ये बात बोलेगा तब ना। हम किसी को ये बात लोगों के सामने लाने ही नहीं देंगे, समाज के सामने लाने ही नहीं देंगे कि हमारा बेटा गे है। अभी तक शुभम नहीं आए हैं। आखिर ऐसा कौन सा इतना जरूरी काम था जो शुभम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर चले गए और अभी तक नहीं आए हैं? शुभम जी, इस तरह मुझे अकेले छोड़कर आप कहाँ चले गए थे रात में और अभी आ रहे हैं? आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम था आपको जो मुझे बताया भी नहीं और आप चले गए? साधना, ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे तुरंत में जाना पड़ा। सॉरी साधना, जिस तरह मैं तुम्हें रात में अकेला छोड़कर गया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, काम ही कुछ ऐसा था, मुझे जाना पड़ा। इस रात के लिए कितने अरमान रहते हैं, लेकिन क्या करूँ, सारे अरमानों को पानी फेर दिया मैंने तुम्हारे। कोई बात नहीं शुभम जी, आप जाइए, मुंह हाथ धुलकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है बेचारी साधना, मम्मी ने मुझसे शादी कराकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिस दिन साधना को ये बात पता चलेगी कि मैं एक गे हूँ, उस दिन साधना के दिल पर क्या बीतेगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर कब तक मैं साधना से इस बात को छुपाते रहूंगा और कब तक साधना से दूर भागते रहूंगा? किसी न किसी दिन तो उसके सामने मेरी सच्चाई आकर ही रहेगी। 15 दिनों तक लगातार ऐसा ही हुआ। शुभम किसी न किसी बहाने से रात को गायब हो जाता था क्योंकि वो अपने आप को साधना के सामने फेस नहीं करना चाहता था। इस बात से साधना बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन वो शर्मिंदगी के कारण किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। बेचारी चुपचाप ही सारी बातों को सह लेती थी। शुभम जी, पूरे 15 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप रात को गायब हो जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप इस तरह मुझसे भाग रहे हैं? ये बताइए, क्या मैं आपको पसंद नहीं थी? जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? बताइए शुभम जी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? क्या आपको कोई और लड़की पसंद है? आपको मुझसे शादी नहीं करना था तो मना कर देते ना, इस तरह मुझसे क्यों? नहीं नहीं साधना, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कोई और लड़की पसंद नहीं है, मैं किसी को नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। शुभम जी, जब ऐसा नहीं है तो फिर क्या बात है, बताइए मुझे। शादी हुए 15 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से आपकी पत्नी नहीं बन पाई हूँ, ऐसा क्यों? बताइए मुझे। मैं तो यही सोच रही हूँ कि शायद आप किसी और को चाहते रहे होंगे। घर वालों ने आपकी शादी जबरदस्ती करवाई है मुझसे। जैसे ही मैं आपके करीब आना चाहती हूँ आप मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ इस बात को। ठीक है साधना, यदि तुम जिद कर रही हो तो सारी सच्चाई बता देता हूँ मैं तुम्हें। यह सच्चाई तो मुझे बहुत पहले ही बता देनी थी तुमसे, ताकि। रुको बेटा शुभम, मैं बताती हूँ बहू को सच्चाई क्या है। तुम अपना काम करो, जाओ, मैं बहू को समझाऊंगी। बहू बहुत समझदार है, वो मेरी बात को समझेगी। मम्मी जी, कुछ सवाल है जो मेरे दिमाग पर चल रहे हैं, आप ही बताइए, उन सवालों का जवाब क्या है? देखो बेटा, ये बात हमें बहुत पहले ही तुम्हें बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, परिस्थिति ऐसी बन गई है कि तुम्हें बता पाना भी नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन आज हम तुम्हें सारी सच्चाई बता देते हैं। बेटा, हमारे बेटे ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि उसकी शादी हो जाएगी तो 6 महीने तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। ये क्या बकवास है मम्मी जी? 6 महीने के लिए कौन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करता है, और वो भी जब उस लड़की की नई नई शादी हो? ऐसी कंडीशन में कौन ब्रह्मचर्य का पालन करता है? बेटा, जिस दिन से हमारे बेटे ने तुम्हें देखा था वो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगा था, इसलिए उसने ये संकल्प लिया था कि यदि साधना से मेरी शादी हो जाती है तो वो 6 महीने तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। इसलिए बेटा, 6 महीने तक तुम उसे थोड़ा दूरी ही बनाकर रखना बेटा। बेटा, क्योंकि पति जो संकल्प लेता है उसे पूरे करने का कर्म पत्नी का भी रहता है। देखो बेटा, तुम्हारी मनोदशा अच्छे से समझ सकती हूँ मैं, तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन बेटा 6 महीनों की ही बात है, कैसे निकल जाएगा समय पता ही नहीं चलेगा। ये बात सुनकर साधना तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन बेचारी करती भी क्या, माता पिता ने उसकी शादी जो करा दी थी। साधना एक पढ़ी लिखी बहुत ही समझदार लड़की थी, इसलिए इन सब बातों को एक तरफ रखकर उसने अपने रिश्ते को अच्छे से निभाने की सोचा। और साधना की सासुर मिला जी ने अपनी बहू के सामने झूठी कहानी जो रच दी थी, उसी को साधना सच मानकर बैठी हुई थी और अपने बहू होने का कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रही थी। लेकिन बेचारी साधना को क्या मालूम था कि इतना बड़ा राज जो उसकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा, उसे छुपाए हुए बैठे हैं सारे घर वाले। शुभम और सोहम के पिताजी कई बार सोचते थे कि साधना को सारी सच्चाई बता दें, उसके बाद साधना के हाथों में निर्णय होगा कि वो इस रिश्ते को निभाना चाहती है या नहीं। लेकिन हर बार उर्मिला जी शुभम को और उसके पिताजी को ये धमकी देकर रोक लेती थी कि यदि उन्होंने अपनी बहू से या अपनी पत्नी से सच्चाई बताई तो वो अपने आप को जान से मार लेगी। इसलिए बेचारे दोनों डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। समय बीतता गया और आखिरकार साधना के सामने अपने पति की सच्चाई आ ही गई। मम्मी, शादी को पूरे 6 महीने होने लगे हैं। 6 महीने होते ही साधना मुझसे फिर सवाल पूछेगी, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? बताइए आप ही। आपने तो मुझे ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से न मैं निकल पा रहा हूँ और ना ही मर पा रहा हूँ। देख बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है, तुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे तेरी माँ ने 6 महीने निकाल दिए ना तेरी शादी के, वैसे ही और समय थोड़ा निकाल देगी। धीरे धीरे करके हम ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना करके समय बढ़ाते ही रहेंगे। लेकिन माँ, इस तरह बार बार साधना से झूठ बोलने से क्या मतलब है? बताइए आप ही। किसी न किसी दिन उसे मेरी सच्चाई पता चलेगी ही, और जिस दिन उसके सामने सच्चाई आएगी उस दिन
अरे थोड़ा धीरे बोल बेटा, धीरे बोल। यदि बहू को ये बात पता चल गई ना, ये राज पता चल गया तो ना जाने क्या होगा, इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा दिन शांति रख। देख बेटा, बहू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तू आम आदमियों की तरह नहीं है। यदि बहू को ये बात पता चल गई कि तू एक गे है तो वो तेरे साथ कभी नहीं रहेगी और समाज में कितनी बदनामी होगी नहीं जानता तो। लेकिन मम्मी, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, कब तक हम साधना से इस तरह झूठ बोल पाएंगे? कब तक मेरी सच्चाई छुपा पाएंगे हम साधना से? बेटा 6 महीने तो क्या 6 साल निकाल दूंगी मैं ऐसे ही बहाने बहाने में। वाह मम्मी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा किया है आपने मेरे साथ। आखिर क्या किया मम्मी जी आपने मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा, मेरी जिंदगी के साथ खेल गई आप तो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरा पूरा जीवन ही खराब कर दिया? जानबूझकर आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। किसी की बेटी की जिंदगी इस तरह से खराब करना अच्छी बात है क्या मम्मी जी? बताइए आप। 6 महीने वाली बात सुनकर तो पहले मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैंने बोला कि होता है, सबके अपने अपने नियम होते हैं, इसलिए मैंने चुपचाप ही सारी बातों को सह दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस तरह से आप लोग मेरी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग सब दोषी हैं, सारे के सारे दोषी हैं, मेरे गुनहगार हैं आप लोग। आप तीनों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मेरे साथ खेला है आप लोगों ने। जब आपको पता था कि आपका बेटा गे है तो आपने मेरी शादी क्यों कराई अपने बेटे से? साधना बेटा, समाज के डर के कारण हमने अपने बेटे की शादी की है। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बेटे की सच्चाई सारी समाज के सामने और सारी दुनिया के सामने आए। मम्मी जी, समाज के डर के कारण आपने अपने घर की इज्जत तो बचा ली, लेकिन मेरा क्या? मेरे बारे में नहीं सोचा आपने? मेरा जीवन तो बर्बाद कर दिया आपने। मेरी जगह यदि आपकी बेटी रहती तब आप क्या करते? बताइए, बताइए क्या करते? क्या आप अपनी बेटी की शादी भी ऐसे ही करवा देते? शुभम, जब आपको अपनी सच्चाई पता थी तो आपने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्यों ऐसा किया आपने? साधना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे अच्छे से पता है। इसके लिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहोगी मुझे वो मंजूर है। बहुत बार मैंने तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश की है, लेकिन परिस्थितियों के चलते मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता पाया हूँ। आज से तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, तुम्हारा जो निर्णय होगा वही मेरे लिए सर्वोपरि होगा। साधना, भगवान ने मुझे जैसा बनाकर भेजा है और जितने दिन का जीवन दिया है वो तो मुझे जीना ही पड़ेगा, चाहे इज्जत के साथ, चाहे जिल्लत भरी जिंदगी के साथ। लेकिन साधना, मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते तुम अपना जीवन खराब करो। तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो अपना जीवन खुशी खुशी जीने के लिए। आम लोगों की तरह तुम्हें भी जीवन जीने का अधिकार है साधना। इसलिए जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है। अच्छा हुआ कि तुमने आज हमारी बातें सुन ली, वरना समय के साथ साथ मैं इस जाल में फंसते रहता और शायद फिर कभी ना निकल पाता। इन 6 महीनों में कितना घुट घुट कर जिया हूं मैं तो मैं ही जानता हूँ। हर पल हर दिन मैं तुम्हें बताने की कोशिश करते रहा, लेकिन क्या बताऊं साधना, बहुत मजबूर था मैं। तुम चाहो तो मुझसे तलाक के कागजात पर साइन करवा सकती हो और मुझसे तलाक लेकर तुम दूसरी शादी कर सकती हो। तुम्हें भी आम लड़कियों की तरह जीवन जीने का अधिकार है। हर लड़की के अपने अपने एक सपने होते हैं, जो मैं तुम्हारे सपने पूरा नहीं कर पाया, उसके बाद दूसरी शादी करने के बाद तुम अपने सपने पूरे कर सकती हो साधना। मैं तुम्हें किसी प्रकार से बाध्य नहीं करूंगा। साधना बेटा, जो भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन बेटा अब तुम अपना जीवन जी सकती हो, तुम स्वतंत्र हो बेटा। अपने पति की सच्चाई जानकर साधना के तो होश ही उड़ गए थे, जिंदा लाश बनकर रह गई थी साधना। लेकिन अगले ही दिन उसने अपने पति से बोला कि उसे उसके मायके जाना है, और अगले ही दिन उसके पति ने उसे मायके छोड़कर आ गया। भैया, भाभी कहाँ है? भाभी नहीं दिख रही हैं। साधना, तुझे तो पता है तेरी भाभी का पूरा समय हो गया है डिलीवरी का। 2-4 दिनों में ही तेरी भाभी की डिलीवरी भी हो जाएगी। अभी थोड़ी तकलीफ बढ़ गई है उसको, इसलिए वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जा उससे मिलकर आ जाना। जी भैया, ठीक है। और सुनाइए जवाई बाबू, हमारी बेटी आपको परेशान तो नहीं करती है ना? थोड़ी जिद्दी है, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ जाती है वो। नहीं नहीं मम्मी जी, साधना बहुत अच्छी लड़की है। वो तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो साधना जैसी लड़की मेरी पत्नी बनी। भाभी, भाभी उठिए, देखिए कौन आया है। अरे साधना दीदी, आप आइए आइए बैठिए। आपने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया यहाँ आकर। दीदी आने से पहले आपने एक बार बताया भी नहीं। मैं आपके लिए आपके मनपसंद काजू कतली बनाकर रखती। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी भाभी, इसलिए मैं चली आई, नहीं तो आने का कोई प्लान नहीं था मेरा यहाँ पर अभी। अरे अरे दीदी, आप रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या घर में? सब ठीक तो है ना दीदी? जीजा जी तो आपको इतना प्यार करते हैं, आप तो बहुत किस्मत वाली है ना। सास ससुर भी आपके कितने अच्छे हैं, फिर इस तरह रो क्यों रही हैं आप? हमारी ननद रानी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। ठहर जाइए, अभी मैं जाकर जीजा जी की क्लास लगाती हूँ, उन्होंने ही आपसे कुछ बोला होगा जरूर से। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मुझे कुछ नहीं बोल सकते, ये बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं भाभी। समय पर खाना पीना, गोली दवाई हर चीज देते हैं मुझे। तो फिर दीदी, ये आपकी आंखों में आंसू किस कारण से हैं, बताइए मुझे। अरे भाभी, बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी ना मेरी, इसलिए चली आई बस आप लोगों से मिलने। बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। अब आपकी भी ऐसी हालत है, इसलिए मम्मी पापा आपको छोड़कर मुझसे मिलने नहीं आते हैं। बस यूं ही आप लोगों को देखकर
थे मेरे, नहीं तो मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं है भाभी। ठहरिए दीदी, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं भाभी, आप चाय नाश्ता मत बनाइए, आज चाय नाश्ता मैं आपको कराती हूँ। आपने मेरी बहुत सेवा की है ना, अब मेरा फर्ज बनता है, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप आराम करिए। सच में दीदी बहुत किस्मत वाली हैं, जो इतना अच्छा परिवार मिला है इन्हें, इतने अच्छे पति मिले हैं। हे भगवान, ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। सारा जीवन तहस नहस करके रख दिया है आपने मेरा। मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि घर वालों को सारी बात बता दूंगी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो भाभी की ऐसी कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ घर वालों को। इतनी बड़ी बात सुनकर सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे, और अभी भाभी की डिलीवरी का भी समय है। यदि भाभी को ऐसे में कुछ हो गया तो मैं अपने आप को फिर कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी धर्म संकट में फंस गई हूं मैं। मेरा जीवन ऐसा लगने लगा है मुझे जैसे मेरा ही बोझ बन गया है। जब मेरे बूढ़े माता पिता को ये बात पता चलेगी तो कितना दुख होगा उन्हें, कितनी तकलीफ होगी। ये सारी बात सुनकर कैसी भी कंडीशन रहती मैं सब झेल लेती, सब सह लेती, लेकिन ऐसे लड़की के साथ कैसे कैसे अपना जीवन बिताऊंगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैंने अपने पति की सच्चाई किसी को भी बताई तो दोनों घरों की बदनामी होगी, मेरे ससुराल की भी बदनामी होगी, मेरे पति की भी बदनामी होगी, और मेरे मायके की भी बदनामी होगी। 4 लोग क्या कहेंगे, 6 महीने शादी को नहीं हुए हैं और घर में आकर बैठ गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी को भी कोई तकलीफ हो, इसलिए जितने दिन हो सकता है मुझे अपने जीवन के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, इस रिश्ते को मुझे चलाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर साधना अपने घर वापस चली जाती है। आई तो थी वो यहाँ पर ये सोचकर कि घर वालों से सारी सच्चाई बता देगी, अपने दुखड़ा बताएगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी। ये सारी बातें उसने घर वालों को इस वक्त बताना सही नहीं समझा, इसलिए बेचारी चुपचाप अपने ससुराल वापस लौट गई। साधना, मैं तो सोच रहा था तुम कभी वापस नहीं आओगी इस घर में, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ वापस आ गई? हाँ शुभम जी, मैं गई इसीलिए थी अपने घर कि मैं अब यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन शुभम जी, मेरे घर की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। भाभी की डिलीवरी का टाइम हो गया है और भाभी की तबीयत थोड़ी खराब रह रही है अभी, बस इसलिए मैंने घर वालों को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। लेकिन शुभम जी, मैं घर वालों को सच्चाई बताए बिना भी नहीं रह सकती, मैं उन्हें सारी सच्चाई बताऊंगी, क्योंकि मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती। मुझे माफ करना आप। साधना, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरा अधिकार है अपना जीवन जीने का, इस पर तुम्हें कोई बंदिश नहीं है। हम दोनों का रिश्ता ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है ये। जिस दिन हम लोगों का रिश्ता टूटेगा उस दिन ये बोझ मेरे सर से उतर जाएगा, क्योंकि जो गुनाह मैंने किया है उसकी सजा तो भगवान मुझे देकर ही रहेगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम्हें एक अच्छा लड़का ही मिलना चाहिए। हे भगवान, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे धर्म संकट में डाल दिया है आपने मुझे। मैं यदि रिश्ता तोड़ती हूँ तो दोनों पक्षों की बदनामी होगी, और यदि जोड़े रखती हूँ तो इसमें इसी तरह अधूरा जीवन जीना पड़ेगा मुझे। घर वालों ने तो पूरी तरह से मुझे स्वतंत्र कर दिया है अपना निर्णय लेने के लिए, लेकिन मैं ही अपना निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। कैसे धर्म संकट में फंस गई हूँ मैं। भगवान, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कोई रास्ता बताओ भगवान। यदि आपने मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट दिया है तो आप ही मुझे इस संकट से निकालोगे। इस बात को हुए पूरे 8 दिन बीत चुके थे, और वहाँ साधना के मायके में उसकी भाभी को लिवर पेन भी स्टार्ट हो गए थे। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए आप लोगों की चाय। जी भैया बोलिए। साधना, मुबारक हो, तुम बुआ बन गई हो। तुम्हारी भाभी ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया है। बधाई भैया आपको। हाँ साधना, तुमको भी बधाई हो। तो कब आ रही हो अपने प्यारी से भतीजी से मिलने? भैया, गुड़िया और भाभी को घर आ जाने दीजिए, उसके बाद आती हूँ मैं 2-3 दिनों बाद। ठीक है साधना, 2-3 दिनों के बाद छुट्टी भी हो जाएगी, तब आना तुम मिलने। हॉस्पिटल में इतने लोग अलाउ नहीं रहते हैं। जी भैया ठीक है, आप भाभी और गुड़िया का ध्यान रखिए, आती हूँ मैं जल्दी मिलने। मम्मी जी, पापा जी, मेरी भाभी को बेटी हुई है। बधाई हो बेटा, तुम बुआ बन गई हो। जी धन्यवाद मम्मी पापा जी। 3 दिन गुजर जाते हैं, साधना की भाभी की छुट्टी भी हो जाती है, वो हॉस्पिटल से घर आ जाती है, और साधना अपनी भाभी और गुड़िया से मिलने के लिए अपने मायके जाती है। बधाई हो भाभी आपको, आप मम्मी बन गई। हाँ दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, आप भी तो बुआ बन गई। लाइए, मुझे दीजिए गुड़िया को गोद में। भाभी, ये तो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, एकदम बिल्कुल बेबी डॉल की तरह लग रही है। ये अपनी बुआ के ऊपर गई है। ये बुआ भी तो सुंदर है ना, इसलिए उनकी भतीजी भी सुंदर है। ओह, मेरी गुड़िया रानी, सोन चिड़ैया, सोना। दीदी, अब आपकी शादी को भी 6 महीने हो गए हैं, अब जल्दी से हमें भी खुशखबरी सुना दीजिए आप, हमें भी तो मामी बनने का शौक है ना। क्या बात है दीदी, मेरी बात सुनकर आप रोने क्यों लगी? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। ये तो खुशी के आंसू है भाभी। इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर ऐसा लगा मानो मेरे जीवन से सारा दुख ही खत्म हो गया हो, इतनी खुशी मिल रही है इस बच्ची को गोद में लेकर। दीदी, मैं जानती हूँ आप हम लोगों से कोई बात छुपा रही हैं,
आप हम लोगों को बात बताना नहीं चाह रही हैं, लेकिन आपके चेहरे से अलग ही झलक जाता है कि आपके जीवन में बहुत दुख है। प्लीज बताइए ना, क्या बात है? बताइए दीदी, क्या बात है? मैं जानती हूँ आप हमसे कोई बात छुपा रही हैं। आपका दर्द अलग ही आपकी आंखों से छलक जाता है। साधना ना चाहते हुए भी अपना दर्द छुपा नहीं पाई अपनी भाभी के सामने, और साधना ने अपनी भाभी को अपनी पति की सारी सच्चाई बता दी। ये क्या बोल रही हैं दीदी आप? जीजा जी गे हैं? हाँ भाभी, मुझसे भी ये बात छुपाई गई, लेकिन शादी के 4-5 महीने बाद ये बात मुझसे पता चल ही गई। इस तरह सारी सच्चाई जानने के बाद साधना की भाभी ने अपने ससुर और अपने पति को सारी बातें बता दी। और पापा, मैं भी आम औरतों की तरह जीवन जीना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं, मेरा भी बच्चा हो। इस बच्ची को गोद में लेकर मेरी तो ममता ही फूट पड़ी। बेटा, ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते में बंद कर रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। कल ही हम तेरे ससुराल जाकर सारे घर वालों से बात करते हैं, और अगले ही दिन साधना के ससुराल चले जाते हैं सभी लोग। समधन जी, समधी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर कि मैंने धोखे से आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी कराई, आप लोगों को धोखे में रखा। हाँ जी, आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जो आपका निर्णय होगा वही हमारा भी निर्णय होगा। दोनों ही परिवारों की सहमति से साधना और शुभम का तलाक हो जाता है। तलाक होने के 1 साल के बाद साधना के लिए एक बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता आता है, और उसके माता पिता सारी जांच पड़ताल करने के बाद अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर देते हैं। शादी के 1 साल बाद साधना ने भी एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया, जिसे पाकर साधना बहुत खुश थी। तो दोस्तों, झूठ और धोखे की बुनियाद पर बना हुआ रिश्ता कभी भी कायम नहीं रह पाता है, उसकी नींव हमेशा ही कमजोर होती है। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उसमें विश्वास और सच्चाई और प्यार बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।